हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। आज मैं आपको हिबिस्कस को किस तरह से रीपॉट करना चाहिए और उसकी रूट ट्रिमिंग कैसे करनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमें अपने प्लांट्स को रीपॉट कब करना चाहिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है, जब प्लांट को उसकी ज़रूरत हो तभी रीपॉट करें। इंडिया में मई के मंथ में ज़्यादा गर्मी होती है। उस टाइम पे अगर आप रीपॉट करेंगे तो आपका पौधा मर सकता है। और विंटर्स में दिसंबर के मंथ में ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उस टाइम पे अगर आप रीपॉट करेंगे तो इसको रीग्रो करने में बहुत टाइम लग जाएगा और चांसेस है कि आपका प्लांट इतना हेल्दी ना रहे और मर भी सकता है। ये फ्लावर भी हिबिस्कस के ही फैमिली का है, लेकिन हम इससे रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इस सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हिबिस्कस को दिसंबर में इसलिए रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं रहती, धूप अच्छी रहती है और मेरे लिए ये टाइम बिल्कुल सही भी रहता है हिबिस्कस को रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके यहाँ ज़्यादा ठंड है तो आपको दिसंबर का मंथ अवॉइड ही करना है। ऐसे 5 साइंस है जिन्हें देख के हमें ये पता चलेगा कि अभी हमें हिबिस्कस का रिपोर्ट करना है या नहीं। आइए चलिए उन 5 साइंस को देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा प्लांट रिपोर्टिंग के लिए तैयार है भी या नहीं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके प्लांट के पत्ते बहुत ही छोटे हो गए होंगे और ये छोटे से साइज में ही पीला होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीले पत्ते अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट का रूट बाउंड हो चुका है। और इस प्लांट का साइज़ भी देखिए, ये बहुत लंबा हो चुका है। ये नियरली 6 फीट के आसपास होगा अगर प्लांटर को भी ऐड करें तो। मुझसे भी लंबा है ये प्लांट। तो अगर ऐसे ब्रांचेस आपको लंबे दिखें और ऐसे ब्रांचेस के टिप में अगर कलियां और फूल ना हो तो ये कंप्लीटली रूट बाउंड हो चुका है और आपको इसको रिपोर्ट करना है। और सॉइल देखिए, इसके रूट्स भी ऊपर आ चुके हैं। आपको रूट्स इस तरह से ऊपर दिखेगा। ये सॉइल मैंने इतना भरा भी नहीं था, 1 इंच मैंने छोड़ दिया था पानी के लिए, लेकिन इसके रूट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इसने सॉइल को पुश करके पूरा ऊपर ले आया है। ये देखिए कितना लंबा हो चुका है। हमें रूट ट्रिमिंग से पहले इसे ब्रांच ट्रिमिंग करना पड़ेगा। मैंने पहले से ही ब्रांचेस को आधे आधे काट दिए हैं, आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 ही ब्रांच छोड़ा था। ये देखिए काफ़ी लंबा हो चुका है। मुझे काटने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर नहीं काटूंगी तो ऐसे ही लीव्स दिखेंगे, बीमार दिखेंगे और फूल भी नहीं आएंगे। और एक चीज़ है, साइन है रूट बाउंड का, कि आप जितना भी इसे पानी दें ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। मैंने इसे 4 घंटे पहले ही पानी दिया था और अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से सूखा हुआ है, 2 दिन से पानी दिया ही नहीं है। तो और जगह ही नहीं होती पॉट में, क्योंकि रूट्स चारों ओर से फैल गए होते हैं तो पानी रहने की जगह नहीं रहती और बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। तो ये भी एक साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रूट बाउंड हो चुका है। इसमें अभी भी 2 कलियां हैं, लेकिन मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि इसे 15 दिन और रखूं, इसको फ्लावर करूं। इसीलिए मैं अभी से ही इसको ट्रिमिंग करने के लिए रेडी हूं। हमेशा रूट ट्रिमिंग से 7 दिन पहले इसकी ब्रांच की ट्रिमिंग कर दीजिए और एक बार इसे कंपोस्ट ही दे दीजिए ताकि ये रेडी रहे कि जैसे ही रूट ट्रिमिंग हो वो ग्रो करना शुरू करे। शाम का टाइम हमेशा से ही सही रहता है जिस टाइम पे आप इसे रिपोर्ट करें। बस एक छोटा सा फॉर्क या नाइफ या फिर कोई भी आपका गार्डनिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसे ले लीजिए और गमले के ऐसे वॉल्स के पास से ही धीरे धीरे करके उसे खोदना शुरू कीजिए। मिट्टी हमेशा भुरभुरी रखिए ताकि जब आप रीपॉट करें तो आपके लिए इजी हो। और बहुत ही आपको हल्के से करना है, हल्के हाथों से।
मैं इसे रेगुलर बेसिस में इस तरह से कुड़ाई करती रहती हूँ, इसलिए ये मिट्टी बहुत ही हल्की हो चुकी है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको रिपोर्ट करने में। लेकिन अगर मिट्टी हार्ड हो चुकी है तो आपको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे करना पड़ेगा, स्पेशली अगर मिट्टी के गमले हों तो। ये तो पूरी तरह से निकल गया है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसको हम आधा पूरा काट देंगे, अच्छे से उसका रूट निकाल देंगे और ट्राई करेंगे कि रूट बॉल को हार्म ना पहुँचे। इतना मेरा निकालने का प्लान है, लेकिन हमेशा जितना मैं प्लान करती हूँ उससे ज़्यादा ही काट देती हूँ, और इस बार भी मैंने यही किया है। धीरे धीरे करके मैंने बहुत से रूट्स निकाल दिए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसकी हालत मैंने कैसी कर दी। हमेशा मुझसे ऐसा हो जाता है, ब्रांच काटने को जाती हूँ ज़्यादा काट लेती हूँ, रूट्स का भी ऐसा ही हो जाता है। तो ये देखिए ये इसका मेन रूट है, मेन रूट को भी थोड़ा सा काटना है, और ये जो साइड रूट्स हैं इन्हें भी हमें थोड़ा सा निकालना है। और ज़्यादा नहीं काटिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ये कटे हुए रूट्स और ये निकली हुई मिट्टी का भी हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी को अच्छे से सुखा देंगे, ये रूट्स को भी अच्छे से सुखा देंगे और इसे मल्चिंग की तरह यूज़ करेंगे। ये अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और मिट्टी को भी अच्छे से ढक के रखेगा। और मिट्टी भी हम दूसरे जैसे कि पर्सलेन या मॉस रोज़ ऐसे प्लांट्स में लगा देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत खाद दी हुई है, तो कुछ ना कुछ उसका असर अभी भी होगा। और ये वाला हम फिर से उसी गमले में लगा देंगे, क्योंकि मेरा ये टॉपिक रिपोर्टिंग है, लेकिन हम उसी गमले में ही लगाएंगे, कोई बड़े गमले में नहीं लगाएंगे। ये वही ओरिजिनल गमला है जिससे हमने प्लांट निकाला था। मैं हमेशा गमले के बॉटम में कोकोनट कॉयर रखना प्रिफर करती हूँ, क्योंकि ये प्लांट को बहुत ही ठंडा रखता है, पानी को बहुत देर तक रिटेन करके रखता है, और इससे मिट्टी नीचे नहीं निकलती, ये अच्छे से फिल्टर भी कर लेता है। आप चाहें तो कॉयर की जगह इस तरह से पेबल्स भी रख सकते हैं, ये भी वैसे ही काम करेगा, बस पानी को ही रिटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि रेनी सीजन में इस तरह से कॉयर नीचे ना रखें, क्योंकि रूट रॉट होने के चांसेस है। ये पानी बहुत देर तक रखता है गमले में। मैंने थोड़ा सा कॉयर निकाल दिया है, ये सोच के कि शायद इतनी मिट्टी ना रह पाए अगर ज़्यादा कॉयर रहे तो। मैं हमेशा अपने गार्डन का वेस्ट कलेक्ट करके रखती हूँ। जो फ्लावर्स होते हैं, जो पत्ते और जो मिट्टी नीचे से निकली हुई रहती है, उन सबको मैं कलेक्ट करके रखती हूँ, तो वो वेस्ट भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोकोनट कॉयर के बाद 1 या 2 इंच का इस तरह से गार्डन वेस्ट भी डाल दीजिए। ये भी धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और आपके प्लांट्स को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता रहेगा। जो अगला लेयर हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे डिकम्पोज्ड लीव्स का। ये पत्तों की खाद है। इसको मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक पॉलीथीन में रख के 6 महीने बाद निकालती हूँ। मैं इसे ऐसे ही एक जगह पे डाल देती हूँ, फिर ढेर सारे मिलीपेड्स आते हैं, डिकम्पोज्ड लीव्स को खा जाते हैं और अपना मल वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सेमी डिकम्पोज्ड लीफ और उनके मल का एक मिक्सचर है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और उसमें हम थोड़ी सी मिट्टी मिलाएंगे और इसको अच्छे से यहीं पे मिक्स कर देंगे। अगर वो लीव्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मिट्टी जैसा ही काम करेगा और इसे अच्छे से न्यूट्रिशन देता रहेगा। अब हम इसमें वो पौधा रख देंगे और उसी तरह से लेयर लेयर करके मिट्टी और कंपोस्ट लीव्स मिलाते जाएंगे जब तक ये गमला पूरा भर ना जाए। ये इतना ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ये नीचे बैठ जाएगा। इतना भी भरा हुआ नहीं है। और हमेशा याद रखिए कि लास्ट लेयर आप हमेशा ऐसे कंपोस्ट लीफ या खाद आपके पास जो भी है उसी का लास्ट लेयर बनाएं, और हो सके तो इसके ऊपर एक सूखी पत्तों का भी लेयर बनाएं जिससे अच्छे से मल्चिंग हो जाए।
जो रूट्स बचे थे उसको भी आप सुखा के काट के रख सकते हैं, वो भी मल्चिंग के काम में अच्छे से यूज़ हो जाएगा। अगले 10 दिन तक इसमें और कोई फर्टिलाइज़र आप ऐड मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ढेर सारे कंपोस्ट लीव्स और काफ़ी कुछ डाल दिया है। 10 दिन बाद आप चाहें तो इसे थोड़ा कंपोस्ट टी या फिर नाइट्रोजन रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ठीक 1 महीने बाद इसमें हम एक सुपर फर्टिलाइज़र मिलाएंगे, जो मैंने अपने घर पे ही बनाया हुआ है। ये क्या है, ऐसा क्यों दिखता है, कितना टाइम लगा है, किस चीज़ का बना है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में देने वाली हूँ। पानी देने के बाद ये इतना दब गया है और 1 महीने बाद मैं इसका फिर से वीडियो बनाऊंगी आपको अपडेट्स देने के लिए कि इतना जो कुछ हमने किया है इसके कैसे इफ़ेक्ट्स पड़े हैं इस प्लांट पे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए। गुड बाय।